चैप्टर 151। कम से कम एक नाम गु मानक्सी ने शांति से सिर हिलाया। उसकी तटस्थ आवाज से उसका लिंग बताना असंभव था। ठीक है। वह बैठ गई और मेकअप आर्टिस्ट से उनका मेकअप हटाने को कहा। उसकी आभा ठंडी और स्पष्ट थी। फिल्म में मुख्य नायिका की पहचान जटिल थी। शुरुआत में वह एक पुरुष के रूप में तैयार होती थी, लेकिन अंत में वह एक महिला के रूप में तैयार हो जाती थी। आज गु मानक्सी ने एक पुरुष के रूप में अपना काम पूरा कर लिया था। वह अपने किरदार में गहराई से डूबी हुई थी और उन्होंने खुद को एक पुरुष किरदार की मानसिकता में ढाल लिया था। कुछ समय के लिए वह अभी भी चरित्र में थी। उसमें से पुरुषत्व चमक उठा। पुरुष मेकअप कलाकार ने मजाक में कहा, मिस मैंक्सी, आप सचमुच एक आदमी की तरह दिखती हैं। अगर मैं एक लड़की होता तो मुझे निश्चित रूप से आपसे प्यार हो जाता। प्रोडक्शन टीम में इस अवधि के दौरान सभी कर्मचारी गु मानक्सी के शानदार अभिनय कौशल से प्रभावित थे। पहले अभी भी कई लोग थे जिन्हें संदेह था कि गु मानक्सी ने मुख्य महिला का पद पाने के लिए अपने संबंधों पर भरोसा किया था। हालांकि जब गु मानक्सी एक पुरुष पोशाक में बदल गई और कैमरा जूम इन हुआ, तो उसकी पूरी आभा परिपूर्ण थी और उसने सभी के संदेह को दूर करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। विशेष रूप से कल का दृश्य जहां वह जी भर कर रो रही थी, घटनास्थल पर मौजूद कई स्टाफ सदस्यों ने गुप्त रूप से आंसू बहाए। यहाँ तक आमतौर पर कठोर निर्देशक लू की आंखें भी लाल हो गईं और उन्होंने अफसोस जताया, वह एक अभिनेत्री के रूप में पैदा हुई थीं। जब फिल्म स्टार काओ यूजी और गु मानक्सी ने एक साथ अभिनय किया, तो यूजी की आभा अप्रत्याशित रूप से दब गई। गु मानक्सी ने अपना मेकअप और विग हटा दिया और चेंजिंग रूम में चोंगसम पहनने के लिए चली गई। ड्रेसिंग रूम में लू शानहे का ध्यान जियांग चेंग पर लौट आया। निर्देशक के रूप में उन्हें अभिनेताओं के मेकअप को देखने सहित कई चीजों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना पड़ता था। मिस वांग, क्या आप जियांग चेंग के दाहिने गाल पर निशान को थोड़ा हल्का कर सकती हैं? लू शानहे ने पूछा। मिस वांग ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे एक सेकंड दीजिए। जियांग चेंग ने जो किरदार निभाया था वह एक स्थानीय बदमाश था। अशांत समय में उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने राष्ट्र को बचाने में खुद को झोंक दिया था। उसकी रौद्र आभा और शरारती स्वभाव था। इसी वजह से जियांग चेंग ने अपना सिर मुंडवा लिया था और उनके दाहिने गाल पर कई निशान थे। पहली नजर में वह बेहद कूल और हैंडसम लग रहे थे। जियांग चेंग वास्तव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनने के योग्य थे। उनकी एक्टिंग स्किल्स और उनका फिगर किसी बेहतरीन एक्टर जैसा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह सम्राट से लेकर स्थानीय गुंडे तक सभी शैलियों में फिट बैठने में सक्षम था और हर चरित्र में पूरी तरह से फिट बैठता था। लू शानहे नीचे झुके और जियांग चेंग के चेहरे पर मेकअप की सावधानीपूर्वक जांच की। उनके चेहरों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं थी और उनकी सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जियांग चेंग अभिव्यक्तिहीन था और उसके कान थोड़े लाल थे। वो लू शानहे के मुंह के कोने को घूरने से खुद को नहीं रोक सका। मिस वांग, एक क्षण रुकें। जियांग चेंग अभी तक हिले नहीं। लू शानहे ने आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ से जियांग चेंग की भौहों के सिरे को छुआ। निशान को थोड़ा ऊपर ले जाएं, आंखों और भौहों के करीब। यह इस तरह कैमरे पर बेहतर दिखेगा। जियांग चेंग बिल्कुल भी नहीं हिला। एक सज्जन का स्पर्श सहकर उसने मुंह के कोने में मुस्कान छिपा ली। निर्देशक, बाहर एक मिस झाओ है। उसने कहा कि वह मिस्टर झाओ यान की बहन है। वांग फुगुई हड़बड़ाहट में भागा। लू शाने ने अपना सिर भी नहीं उठाया। मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। वांग फुगुई ने अपना सिर खुजलाया। उसने यह भी कहा कि वह यहाँ अपनी जैविक बहन से मिलने आई है। लू शानहे अधीर लग रहा था। वह जानता था कि झाओ यान, गु मानक्सी और झाओ मानशी भाई बहन थे। हालांकि गु मानक्सी को झाओ परिवार से शिकायत थी और वह उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। उस समय गु मानक्सी को निर्देशक ली से शादी करने के लिए लगभग मजबूर किया गया था। उसने लू शाने को इस बारे में कभी नहीं बताया था। इसे भूल जाओ, उसे अंदर आने दो। गु मानक्सी की खातिर लू शाने ने उसे अंदर आने दिया। जल्द ही झाओ मनशी
जिसने एक सुंदर पोशाक पहनी हुई थी, शान से अंदर चली गई। उसके पैर में अभी भी थोड़ी मोच थी और उसकी चलने की मुद्रा बहुत स्वाभाविक नहीं थी। हालांकि इससे उनकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ा। झाओ मानशी ने अच्छे व्यवहार से कहा, हेलो निर्देशक लू, मैं झाओ मानशी हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। झाओ मानशी ने मूल रूप से लू शाने में गलतियां खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अपने मिस्टर राइट से आधे रास्ते में मिलने की उम्मीद नहीं थी और उसका दिल उससे प्यार करने लगा। वह मुख्य रूप से पुरुष अभिनेता की पहचान जानने के लिए लू शाने से मिलने आई थी। कम से कम उसे उसका नाम जानने की जरूरत थी। चैप्टर 152, मेरी बहन। वह एक पहले उसका नाम जाने, फिर उसकी पृष्ठभूमि जाने और धीरे धीरे उसे जाने। भविष्य में अवसर मिलने पर वे अपने रिश्ते को विकसित करना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा झाओ मंशी को अपनी आदर्श परिस्थितियों पर पूरा विश्वास था। एक अमीर लड़की, एक मधुर आवाज और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। राजधानी में भी झाओ मंशी के चाहने वालों की कमी नहीं थी। यदि अभी जिस सज्जन ने उसे बचाया था, उसे उसके बारे में गहरी समझ होती, तो वह उसे पसंद करता। मिस झाओ, मैक्सी अभी भी अपनी पोशाक में बदलाव कर रही है। लू शाने ने अपना सिर भी नहीं उठाया और जियांग चेंग के चेहरे पर मेकअप की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह काम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप अधिकतम 5 मिनट ही रुक सकते हैं। उनका लहजा थोड़ा अभद्र था, लेकिन झाओ मंशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गु मानक्सी की प्रतीक्षा करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह सोच रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। झाओ मंशी के स्वर में जिज्ञासा का संकेत था जिसे छुपाया नहीं जा सका। हाँ, निर्देशक लू, जब मैं अभी हेंग्रियन आया था तो मैं लगभग एक रिक्शा से टकरा गया था। आपकी प्रोडक्शन टीम का एक अभिनेता, जिसने चीनी सूट पहना हुआ था और अपने बालों को पीछे किया हुआ था। वह बहुत लंबा नहीं था और काफी पतला था। उसने मुझे बचाया। अगर आप मुझे उसका नाम बता सके तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। लू शानहे ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। सहायक निदेशक वांग फुगुई ने अपना सिर खुजलाया और हैरान दिखे। क्या ऐसा कोई अभिनेता है? मैं उसे याद क्यों नहीं करता? क्या वह स्टैंड इन हो सकता है? लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम मूल रूप से स्टैंड इन का उपयोग नहीं करती है। वहाँ वास्तव में एक है। झाओ मंशी थोड़ा चिंतित था। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसकी पतली उंगलियां बेचैनी से लड़खड़ाने लगीं। इसके बारे में फिर से सोचें। वह सौम्य है, उसकी भौहें घनी हैं और उसकी आंखें विशेष रूप से चमकदार हैं। झाओ मंशी वास्तव में प्रभावित हुए। 18 साल में यह पहली बार था कि वह किसी लड़के से इतनी प्रभावित हुई थी। यह लाभ के लिए या पारिवारिक व्यवसाय के लिए नहीं था। उस पर बस एक साधारण नजर ने उसे जीवन भर उसके साथ रहने के लिए प्रेरित किया। हम मास्टर प्रोडक्शन टीम ने आज 5 व्यक्तिगत दृश्य शूट किए हैं। शाम 6 बजे छोटे कलाकार ऑडिशन दे रहे हैं। वांग फुगुई ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया, लेकिन वह किसी ऐसे पुरुष अभिनेता के बारे में नहीं सोच सके जो झाओ मंशी के विवरण से मेल खाता हो। क्या वह अतिरिक्त हो सकता है? झाओ मंशी ने अपनी पोशाक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अतिरिक्त, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे एक गरीब व्यक्ति पसंद आ गया हो? झाओ मंशी की मनोदशा सूक्ष्म थी और वह उस भावना का वर्णन नहीं कर सकती थी। वह गरीब लोगों को हेय दृष्टि से नहीं देख रही थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि अगर वह इस व्यक्ति के साथ रहेगी, तो उनकी स्थिति बहुत अलग होगी और उसके माता पिता को इस पर आपत्ति हो सकती है। एक पल के लिए झाओ मंशी के दिमाग में टेलीविजन नाटकों के अनगिनत दृश्य कौंध गए। इसे भूल जाओ, आइए पहले उसे खोजें। अतिरिक्त क्षेत्र 2 में है, वांग फुगुई ने दयालुतापूर्वक रास्ता बताया। झाओ मंशी अब और नहीं रुके। वह मुड़ी और जाने वाली थी। इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकलती, उसे अचानक अपने पीछे एक परिचित आवाज सुनाई दी। मिस वांग, इस चेउंगसम में एक छेद है। इसे सिलने की जरूरत है। सफेद ऊंची एड़ी के जूते अभी भी दरवाजे से बाहर नहीं निकले थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। झाओ मंशी अचानक आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ घूम गया।
वह इस आवाज से बहुत परिचित थी। झाओ मंशी ने कहा, यह आप हैं। मैं विशेष रूप से आपको बताने आया हूँ। उसके बाकी शब्द उसके गले में अटके हुए थे और वो बहुत देर तक उन्हें जोर से नहीं कह सकी। चेंजिंग रूम का दरवाजा पहले से ही खुला था और दरवाजे के अंत में चीनी सूट पहने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसके कंधे पर लंबे बाल थे। गु मानक्सी दोपहर के लिए अपना मेकअप बदलने के लिए अंदर गई, लेकिन उसने देखा कि चोंगसम के दाहिनी ओर एक बहुत स्पष्ट कट था। स्वाभाविक रूप से वह इसे पहन नहीं सकती थी, इसलिए वो फटे कपड़ों के साथ बाहर चली गई। बेशक गु मानक्सी ने अभी भी पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे जिन्हें उसने नहीं बदला था। विग बहुत पहले ही उतार दी गई थी और उसके चेहरे पर लगा मेकअप भी हटा दिया गया था। उसके लंबे काले बाल धीरे धीरे नीचे गिर गए और उसकी आभा सुंदर और खूबसूरत के बीच थी। गु मानक्सी ने झाओ मानशी को दरवाजे पर देखा और थोड़ा घबरा गया। आप अभी तक नहीं गए। चैप्टर 153, मेरी बहन। वह अपनी जैविक बहन को पसंद नहीं करती थी। उस समय उसकी बहन ने उसे लगभग धोखा दे दिया था। भले ही वह झाओ मानशी से मिले, गु मानक्सी उससे बात करने की पहल नहीं करेगी। यदि संभव होता तो वह उससे नहीं मिलती। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद गु मानक्सी स्टूडियो से वापस आई और अपनी बहन से टकराई जो खतरनाक स्थिति में थी। गु मानक्सी ने आसानी से उसे रिक्शे के पहिए से बचाया और बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ मंशी अभी भी उसे पकड़ लेगा। वह फिर कौन सी चाल चलने वाली है? उसने झाओ मंशी के नाजुक चेहरे पर एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति देखी। उसने अविश्वास से गु मानक्सी को देखा। उसका विश्व दृष्टिकोण उलट गया था और सभी प्रकार की भावनाएं उसके दिल में गर्म बर्तन की तरह उबल रही थीं। आप काफी देर बाद भी वह एक भी शब्द नहीं बोल पाए। ठीक है। यह सहायक निदेशक वांग फुगुई थे जिन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपना सिर थपथपाया और जोर से हंसा। मुझे याद है, आज मिस मैंक्सी का पुरुषों के कपड़ों में एक दृश्य है। मिस झाओ, आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रही हैं वो मैंक्सी होना चाहिए। हाँ, यह वास्तव में भाग्य है। गु मानक्सी हैरान थी। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? झाओ मंशी पूरे 1 मिनट तक मौके पर स्तब्ध रह गए। उसकी बादाम के आकार की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी एड़ियां जोर से फर्श पर पटकने लगीं। यह तुम कैसे हो सकते हो? तुम गु मानक्सी, तुम सच में बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? गु मानक्सी ने अपना सिर झुकाया और हैरान हो गई। अपने आप को समझाओ, मुझे समझ नहीं आता। वह अभी भी उस स्थिति से पूरी तरह अलग नहीं हुई थी जहां उसे एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न किया गया था। हालांकि वह एक महिला के शरीर में थी, फिर भी उसका आकर्षण एक पुरुष से भी अधिक था। झाओ मंशी की आंखें लाल हो गईं। वह शाप देना चाहती थी, लेकिन वह इसे बाहर नहीं निकाल सकी। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कम समय में आए। वह जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और सबसे ज्यादा नफरत करती थी वह वास्तव में वही व्यक्ति था। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। युवती रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई और अपने पीछे स्तब्ध गु मानक्सी और सवालों से भरी भीड़ को छोड़ गई। झाओ मंशी बेहद अन्याय महसूस करते हुए स्टूडियो से बाहर भाग गई। यह गु मानक्सी क्यों थी? यह भी अरे नहीं, यह परेशान करने वाली महिला। वह पुरुषों के कपड़ों में इतनी सुंदर क्यों थी? असल में मुझे पहली नजर में ही पुरुषों के कपड़ों में उससे प्यार हो गया। यदि यह ज्ञात होता, तो क्या अन्य लोग मेरा उपहास नहीं उड़ाते? झाओ परिवार की प्रतिष्ठित युवा कुमारी अपनी ही बहन पर मोहित हो गई थी। उसे अपने साथ अन्याय, कड़वाहट और उदासी महसूस हुई। हेंग्रियन ने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और हर जगह लोग आ जा रहे थे। झाओ मंशी को एक बेंच मिली और वह बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं है। नीले आकाश के नीचे सफेद बादल और हल्की हवा को महसूस करते हुए झाओ मंशी शांत होने के बाद खुद को प्रतिबिंबित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह गु मानक्सी से नफरत करती थी। वो उससे नफरत क्यों करती थी? क्या मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि वह मुझसे ज्यादा सुंदर है?
या क्या मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि वह शादी से पहले गर्भवती हो गई थी? या क्या मुझे इस बात से नफरत है कि उसके आसपास इतने सारे अमीर लोग थे? दिन के अंत में यह सिर्फ ईर्ष्या थी। क्या निर्देशक लू पागल हैं? बेंच पर दो अभिनेत्रियां बैठी थीं। जब उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था तो उन्होंने गपशप करना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका निभाए। वो एक महत्वहीन सी सूची अभिनेत्री चाहते हैं जो 5 साल से उद्योग से बाहर है। जैसे ही झाओ मंशी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसके कान हल्के से हिल गए। महिला अभिनेत्रियों में से एक ने कंधे उचकाए और तिरस्कार के साथ कहा, आप क्या जानते हैं? मैंने पहले निर्देशक लू के दल पर एक नजर डाली थी। ओह, वो महिला नायक एक लोमड़ी की तरह सुंदर है। उसके बट इतने चुलबुले हैं। निर्देशक लू एक आदमी है, आप यह जानते हैं। आह, एक और महिला स्टार जो अपने शरीर के साथ निर्देशक के बिस्तर पर चढ़ गई। मनोरंजन उद्योग वास्तव में गंदा है, महिला अभिनेत्रियों ने दोहराया। झाओ मानशी अचानक क्रोधित हो गई। मुझे गु मानक्सी से ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मैं उसे डांट सकता हूँ। तुम दोनों कौन हो? मेरी पीठ पीछे गपशप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चैप्टर 154, मेरी बहन, वह 3। क्या तुम्हारे सिर चंद्रमा की सतह हैं? तुम्हारे सिर छिद्रों से भरे हुए हैं। झाओ मंशी का गुस्सा भड़क गया। वो दो गपशप करने वाले अभिनेताओं के सामने दौड़ी और अपने कूल्हों पर हाथ रख कर कहा, आप पेशाब करके खुद को क्यों नहीं देखते? गु मानसी अच्छी दिखती है और उसकी अभिनय क्षमता अच्छी है, इसलिए वो मुख्य महिला भूमिका की हकदार है। आप दोनों निर्देशक लू की फिल्म में अभिनय करने के लायक भी नहीं हैं। दो अतिरिक्त अचानक भून गए और वे चकित हो गए। उनमें से एक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और झाओ मंशी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, तो मैं जो कहती हूँ उसकी परवाह क्यों करते हो? देखो तुम सब तैयार हो गए हो। तुम किस निर्देशक को पाने की कोशिश कर रहे हो? झाओ मंशी ने उपहास किया, उसने अपना फोन निकाला और उन दोनों की तस्वीर ली। मैं एक अभिनेत्री नहीं हूँ, लेकिन हेंगरियन का बॉस मेरा दोस्त है। अगर आप लोग बकवास करना जारी रखेंगे, तो मैं तुरंत आपकी तस्वीरें उन्हें भेज दूंगा। अब से कोई भी प्रोडक्शन टीम आप दोनों का उपयोग नहीं करेगी। झाओ मंशी का स्वभाव नेक था और उसने शानदार कपड़े पहने थे। वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। दोनों सह कलाकारों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वे निराश होकर भाग गए। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, आप काफी अमीर दिखते हैं। आपके अंदर बिल्कुल भी शिष्टाचार क्यों नहीं है? शिष्टाचार? झाओ मंशी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। क्या आपको लगता है कि आप दोनों इतने विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि मैं आप दोनों छोटे पात्रों को अपने शिष्टाचार दिखा सकूं? गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी हिंसक भावनाओं को शांत किया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी पोशाक को सीधा किया, जिससे उसकी सुंदरता फिर से वापस आ गई। वो बहुत पहले ही सीख चुकी थी कि एक सेकंड में फॉर्म कैसे बदला जाता है। यह जगह अभी भी राजधानी से दूर थी, इसलिए एक खूबसूरत महिला होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। रीढ़विहीन कूड़ेदान की एक जोड़ी जो केवल लोगों की पीठ पीछे उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना जानती है। झाओ मंशी ने अपने बाल घुमाए और हेंगरियन के चारों ओर घूमना जारी रखा। अनजाने में वो वापस निर्देशक लू की प्रोडक्शन टीम के पास भाग गई। दूर से उसने शॉट के बीच में चोंगसम पहने एक सुंदर महिला गु मानक्सी को देखा। गु मानक्सी और जियांग चेंग के पास एक चरम दृश्य था जिसमें वे दोनों एक दूसरे का परीक्षण कर रहे थे और शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी कोई रियायत नहीं दी, दृश्य तनाव से भरा था। झाओ मंशी ने आसपास के अभिनेताओं की बड़बड़ाहट सुनी। हे भगवान, मैं देवी मानक्सी के लिए बहुत समलैंगिक बनने जा रहा हूँ। चाहे वह कुछ भी पहने, वह बहुत सुंदर और सुंदर है। मुझे एक मौका दो। तथ्य यह है कि वह जियांग चेंग के साथ अभिनय कर सकती है, इसका मतलब है कि वह बेहद प्रतिभाशाली है। क्या आपने अभी देवी मानक्सी का थप्पड़ देखा?
यह बहुत अच्छा था। मैं इसे सीखना चाहती हूँ और अभ्यास के लिए अपने पति को थप्पड़ मारने के लिए वापस जाना चाहती हूँ। उसकी अभिनय क्षमता उस फिल्म रानी से भी बेहतर है। आसपास के सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। किसी कारण से झाओ मंशी को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। झाओ मंशी का मूड एक रोलर कोस्टर की तरह उतार चढ़ाव वाला रहा। उसका पिछला गुस्सा, शर्म और गुस्सा चमत्कारिक ढंग से गायब हो गया। वह फोटोग्राफी की रोशनी में गू मानक्सी को एकटक देखती रही। ये महिला चमकती हुई नजर आ रही थी। उनका जन्म मुख्य महिला किरदार बनने के लिए हुआ था। तुम्हारे पास अभी भी कुछ ताकत है। मैंने तुम्हें अतीत में कम आंका था, झाओ मानशी ने बुदबुदाया और चुपचाप अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया। गू मानक्सी के बारे में उसकी पिछली धारणा उसकी मां के विवरण पर आधारित थी। वो अपनी मां की बातों से प्रभावित थी और उनके प्रति पूर्वाग्रह रखती थी। अब जब वे निकट संपर्क में थे, झाओ मंशी को अंततः समझ में आया कि कुछ लोग भाग्यशाली पैदा नहीं हुए थे। केवल वही लोग भाग्य का साथ पाने के योग्य होते हैं जिनके पास दृढ़ निश्चय और कौशल होता है। मेरी माँ ने जो कहा वह बिल्कुल सही नहीं है। गू मानक्सी उतनी परेशान करने वाली नहीं लगती। झाओ मंशी ने धीरे धीरे हेंग्रियन को छोड़ दिया। जाने से पहले उसकी सार्थक नजर निर्देशक लू की फिल्म क्रू की ओर पड़ी। आसमान अभी भी नीला था। ड्राइवर चौराहे पर झाओ मंशी का इंतजार कर रहा था। मिस, आप इतनी जल्दी वापस आ गईं। झाओ मंशी ने अपनी पोशाक का किनारा उठाया और सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठ गई। मैं घर जा रहा हूँ। ड्राइवर ने उत्सुकता से पूछा, मिस, क्या आपने उस महिला को कठिन समय दिया? अध्याय 155, मेरी बहन, वह। चार झाओ मानशी ने अपने फोन की ओर देखा और लापरवाही से गू मानक्सी के वीबो का अनुसरण किया। फिर उसने कुछ दिन पहले गू मानक्सी के पत्रिका साक्षात्कार को देखा। अपनी कार चलाओ। ऐसे प्रश्न मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। इसके अलावा मैं अगले सप्ताह यहाँ आने वाला हूँ। ड्राइवर, डेडपैन फेस नो माउथ फेस एक्सप्रेशनलेस ड्राइवर को हमेशा लगता था कि मिस का लहजा अजीब था, लेकिन वह विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में नहीं बता सका। मैंने सुना है कि मिस्टर सॉन्गचेन निर्देशक लू की फिल्मों को बहुत महत्व देते हैं और अक्सर सेट पर दिखाई देते हैं। मिस, क्या आप मिस्टर सॉन्गचेन से मिली हैं? झाओ मानशी को तभी सॉन्गचेन की याद आई। उसकी सुंदर भौहें उठी और गिरी, और उसने अनुपस्थित मन से कहा, आइए अगली बार मिस्टर सॉन्ग की तलाश करें। यदि ड्राइवर ने याद नहीं दिलाया होता, तो झाओ मंशी इस मामले को लगभग भूल ही गए होते। उसका मन पूरी तरह से गू मानक्सी पर केंद्रित था। अतीत में उसके पास गू मानक्सी के लिए नापसंदगी के 100 अंक थे, लेकिन अब यह नापसंदगी के 90 अंक हो गए थे। गूचू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मूल उपन्यास के कथानक में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती हुई समुद्र में तूफान ला सकती है। एक अजीब मुठभेड़ एक शातिर महिला का मन बदल सकती है, या यहाँ तक कि इस समय गूचू खिड़की के सामने झुककर हेंग्रियन के बाहर पहाड़ी क्षेत्र की सुंदर रूपरेखा को देखते हुए हवा का आनंद ले रहा था। चेंग क्यूई ने कहा, चुचू, खिड़की बंद कर दो। सावधान रहो कि सर्दी न लग जाए। हेंग्रियन पहुंचने से पहले हमारे पास अभी भी 20 मिनट हैं। गूचू ने इस 15 वर्षीय बच्चे को चेहरा दिया और आज्ञाकारी रूप से कार में वापस बैठ गया। झाओ यान और लिन जियाओझो मूल रूप से गूचू को गू मानक्सी से मिलने और छोटे अभिनेता की भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए हेंग्रियन भेजने के प्रभारी थे। योजनाएं परिवर्तनों के अनुरूप नहीं चल सकी। दोपहर के समय लिन जियाओझो ने बहुत अधिक खा लिया और उसका पेट खराब हो गया। उनके पास घर पर आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन जियाओझो और गूचू के बीच झाओ यान ने निर्णायक रूप से पूर्व को चुना। गूचू ने चुपचाप शिकायत की, आप वास्तव में मेरे जैविक चाचा हैं। पत्नी भतीजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानो या ना मानो, मैं जनवरी में अपना सिर मुंडवाऊंगा। सॉन्ग चेन संयोगवश अपनी बेटी से मिलने आए और बिना किसी हिचकिचाहट के इस अद्भुत कार्य को स्वीकार कर लिया। झाओ यान ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। उसे यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था।
उसे हमेशा लगता था कि सॉन्ग चेन उसकी ही बहन और भतीजी को बहकाने की कोशिश कर रहा है और उसके इरादे बुरे हैं। संयोग से चेंग क्यूई गूचू को उसके कला होमवर्क में मदद करने के लिए आए। अंत में चेंग क्यूई ने सफलतापूर्वक काम संभाला और व्यक्तिगत रूप से गूचू को हेंग्रियन भेजा। भाई चेंग क्यूई, मुझे माँ को खोजने के लिए भेजने के लिए धन्यवाद। गूचू यात्री सीट पर बैठ गया और एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट की। चेंग क्यूई ने कहा, आपका स्वागत है। यह मेरी खुशी है। गूचू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। यह बच्चा अभी भी मेरी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे हेंग्रियन भेजने के बहाने से उसने जानबूझकर मेरी माँ के साथ मिलने का अवसर बनाया। इस बच्चे की लगन काबिले तारीफ है। भाई चेंग क्यूई, मैंने अपने चाचा से सुना है कि आपके पिता के कई नाजायज बच्चे हैं। वे हमेशा आपके साथ परेशानी मोल लेना पसंद करते हैं। आपको सावधान रहना होगा। हेंग्रियन से अभी भी कुछ दूरी थी, इसलिए गूचू के पास बकबक करने के अलावा कुछ नहीं था। उसे चेंग क्यूई काफी पसंद थी। वह केवल 15 वर्ष का था, युवा, स्थिर और बहुत सुंदर था। मुख्य बात यह थी कि उसने उसे कला का बहुत सारा होमवर्क करने में मदद की। गूचू ने अपनी चिकनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और मूल उपन्यास को याद किया। ऐसा लगता था कि मूल उपन्यास में चेंग क्यूई की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। उनके पिता के हर जगह मामले थे और बहुत सारी नाजायज संतानें थी जिनकी गिनती करना मुश्किल था। कई नाजायज बच्चे चेंग क्यूई को नष्ट करना और पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। चूचू, चिंता मत करो। वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। चेंग क्यूई मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, क्या वह मेरी परवाह कर रही है? वह जानती थी कि उपन्यास में मैं एक दयनीय स्थिति में पहुंच जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे बचाने की कोशिश की। वह कितना प्यारा है। वह मेरे लिए बहुत अच्छी है। हालांकि गूचू चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। 1 साल पहले चेंग क्यूई पूरी तरह से बदल गया था। वह स्लीपिंग ब्यूटी से मेलफिकेंट में बदल गया। वह उन बेकार नाजायज बच्चों से आसानी से निपट सकता था। चेंग क्यूई ने हर उस भाई और बहन के इलाज के लिए अपने अस्पताल में एक गहन देखभाल इकाई भी स्थापित की, जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। अध्याय 156, बचकाने खेल। इन कई भाई बहनों में से चेंग क्यूई ने केवल चेंग मिंगलू को अपने छोटे भाई के रूप में पहचाना। यह बच्चा शुद्ध और दयालु था, एक अव्वल दर्जे का कंप्यूटर हैकर था। बोबो के अलावा अन्य नाजायज बच्चे जिनके बुरे विचार थे वे सभी चिकित्सा सेवाओं का आनंद ले रहे थे। चेंग क्यूई ने पिछले साल व्यक्तिगत रूप से नाजायज बच्चों के आईसीयू का निर्माण किया था और इसमें काफी भीड़ थी। वर्तमान में ऐसे बहुत से नाजायज बच्चे नहीं थे जो उस पर हाथ डालने की हिम्मत करते हों। भाई चेंग क्यूई, अगर आप खतरे में हैं तो मुझे बताएं। गूचू अभी भी चिंतित था। उसकी आवाज धीमी और धीमी थी जैसे उसने गंभीरता से याद दिलाया, चूचू बहुत शक्तिशाली है। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। चेंग क्यूई मुस्कुराया। धन्यवाद चूचू, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। गूचू मधुरता से मुस्कुराया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। काली लग्जरी कार बेहद कम महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह हलचल भरे हेंग्रियन फिल्म और टेलीविजन बेस में चली गई थी। गूचू खुशी से उस फोटोग्राफी स्टूडियो में भाग गया जिसे लूशाने ने किराए पर लिया था। उसने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि उसकी मां लाउंज में खाना खा रही थी। गूचू के मुंह के कोने मुड़ गए और एक छोटे से टॉप की तरह वह फिर से लाउंज में भाग गई। चेंग क्यूई ने उसका करीब से पीछा किया और उसकी आंखों में सौम्यता और मुस्कान का संकेत था। वह बहुत मासूम, बहुत प्यारी और बहुत बचकानी थी। वह एक टॉफ हाथ से बिल्कुल अलग व्यक्ति थी जो अपने पिछले जीवन में हत्या और आगजनी की शिकार थी। ऐसा लगता था कि उसे बचपन में अपनी वर्तमान पहचान सचमुच पसंद थी। चेंग क्यूई को उम्मीद थी कि वह इसी तरह खुश रह सकती है। गूचू लाउंज की ओर भागा और चुपके से दरवाजे पर ब्रेक लगा दिया। लाउंज का दरवाजा खुला रह गया था। गू मानक्सी लू शानहे और जियांग चेंग के साथ बातचीत कर रही थी। गू मानक्सी को, जो उसके बहुत करीब था, देखकर गूचू की आंखों में बिना किसी कारण के दर्द महसूस हुआ।
उन्हें आखिरी बार मिले हुए आधा महीना हो गया था और वह वास्तव में उसे याद करती थी। अपने पिछले जीवन में उसके कोई माता पिता नहीं थे और वह अकेली घूमती थी। इस जीवन में गु मानक्सी ने उसे अपना सारा मात्र प्रेम दिया था। गु चू ने दरवाजे की ओर देखा और उसे धक्का देकर खोल दिया। वह चुपचाप अंदर आ गई। गु मानक्सी की पीठ दरवाजे की ओर थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई अंदर घुस आया है। गु चू ने पंजों के बल चलते हुए अपने छोटे हाथों से गु मानक्सी की आंखों को ढक लिया। अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। गु मानक्सी रुकी और मुस्कुराई। मैं नहीं बता सकता। आप कौन हैं? गु चू ने चिल्लाया। आप एक बच्चे को चिढ़ा रहे हैं। गु चू गुप्त रूप से नाराज था। मैं अचानक इतना बचकाना खेल क्यों खेलूंगा? क्या मुझे अभी अभी दौरा पड़ा है? मैं आपका पसंदीदा व्यक्ति हूँ। गु चू ने खेल खेलना जारी रखा क्योंकि वह बचकानी होने के कारण खुद से घृणा करती थी। गु मानक्सी मुस्कुराई। यह चुचू ही होगा। चुचू आखिरकार माँ से मिलने आया। फिर गु चू ने उसे जाने दिया और गु मानक्सी को उसे अपनी बाहों में पकड़ने की अनुमति दी। मैं बहुत बचकाना हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा उम्र अनुचित खेल फिर कभी नहीं खेलूंगा। चूचू, क्या तुमने खाना खा लिया? दूसरी ओर जियांग चेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। गु चू ने सिर हिलाया और कहा, भाई चेंग क्यूई और मैं पहले ही रात का खाना खा चुके हैं। अंकल लू, अंकल जियांग, माँ का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। लू शानहे और जियांग चेंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। चेंग क्यूई को भी एक सीट मिली और वह बैठ गया। गु मानक्सी ने पहले ही रात का खाना खत्म कर लिया था। उसने गुचू को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी ली और उसके वजन का परीक्षण करने के लिए उसे उठा लिया। गु मानक्सी ने आश्चर्य से कहा, चूचू, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है। क्या तुमने दोबारा स्नैक्स खाया? गुचू का सिर खड़खड़ ढोल की तरह हिल रहा था। मैंने नहीं किया। यह चाचा के व्यंजन हैं जो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं भारी नहीं हूँ, धन्यवाद। इसका मुख्य कारण यह था कि झाओ यान के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे और उन्होंने लिन जियाओझो के स्वाद का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा था। लिन जियाओझो के लिए धन्यवाद। गुचू कभी कभार बढ़िया भोजन खा सकता था। धीरे धीरे गुचू का छोटा चेहरा थोड़ा मोटा हो गया और उसकी छोटी कमर भी थोड़ी मोटी हो गई। हालांकि 5 या 6 साल के बच्चे को अपने वजन के बारे में बहुत अधिक परवाह करने की जरूरत नहीं थी। जब वो बड़ी हो रही थी तो उसे अधिक खाने की जरूरत थी। चैप्टर 157, गु चू का अभिनय कौशल। एक गु मानक्सी ने बहुत खुश महसूस करते हुए अपनी बेटी के चेहरे पर चुटकी काटी। माँ और बेटी कुछ देर के लिए पुरानी यादों में खो गईं। लू शाने ने आखिरी ड्रमस्टिक खत्म की, जियांग चेंग से टिश्यू लिया और अपने हाथ पोंछे। फिर वह बिजनेस के बारे में बात करने लगा। चूचू, अंकल लू की बात ध्यान से सुनो। गुचू बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। लू शानहे ने कहा, अंकल लू जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, उसमें एक बच्चे की भूमिका है। इसमें केवल 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसके लिए एक युवा अभिनेता को अपने असाधारण अभिनय कौशल दिखाने की आवश्यकता होती है। चुच्चू, थोड़ी देर में आपकी उम्र की 3 अन्य छोटी लड़कियां होंगी जो इस भूमिका के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। भले ही अंकल लू चुचू को बहुत पसंद करते हैं, मैं पक्षपाती नहीं होऊंगा, समझे? गुचू ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। चिंता मत करो, अंकल लू। मेरी अभिनय क्षमता बहुत अच्छी है। दरअसल, गुचू को कैमियो करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि काओ यूजी की 7 साल की भतीजी भी ऑडिशन देगी। गुचू बहुत आश्वस्त नहीं था। काओ युएझी इन दिनों कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी, जो उसकी शातिर महिला सहायक भूमिका में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी जब तक कि कोई बड़ी साजिश न हो। गुचू ने काओ यूजी के बारे में और अधिक जानने के लिए 2 दिन रुकने की योजना बनाई। लू शानहे जोर से हंसा। गु मानक्सी ने गुचू को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और उसे धीरे से डांटा, चूचू, बड़ी बात मत करो। चेंग क्यूई, जो उसके बगल में था, ने मन में सोचा, मेरा मानना है कि आपकी अभिनय क्षमता अद्वितीय है। दूसरी तरफ, वे फिल्मांकन क्षेत्र में भी थे।
काओ युएझी नीचे झुके और गोल मटोल छोटी लड़की से गंभीरता से कहा, मेंग मेंग, तुम्हें यह भूमिका जीतनी ही होगी। गोल मटोल लड़की ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। चिंता मत करो, आंटी। मेंग मेंग भी भविष्य में आंटी की तरह एक खूबसूरत अभिनेत्री बनेगी। मैं निश्चित रूप से आंटी को निराश नहीं करूंगी। काओ युएझी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। प्रोडक्शन टीम में इस अवधि के दौरान काओ युएझी को एक अभूतपूर्व शिकायत महसूस हुई। अतीत में, जब वो प्रोडक्शन टीम में थी, तो वह निश्चित रूप से ध्यान का केंद्र और निर्देशक की पसंदीदा होती थी। हालांकि, जब से वह निर्देशक लू की प्रोडक्शन टीम में शामिल हुई, ऐसा लगा कि आसपास हर कोई उस कुतिया गू मानक्सी पर ध्यान दे रहा था। उसने कई लोगों को अंधेरे में यह फुसफुसाते हुए भी सुना कि फिल्म क्वीन काओ युएझी उतनी महान अभिनेत्री नहीं थी। उनकी तुलना गू मैनेक्सी से भी नहीं की जा सकती, जिन्होंने 5 साल के लिए इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया था। काओ युएझी बेहद गुस्से में थे। चूंकि निर्देशक लू की उपस्थिति के कारण उसके लिए कोई चाल खेलना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए वह कुछ समय के लिए अपने गुस्से को अपने दिल में ही रख सकती थी। अब जब निर्देशक लू एक छोटी अभिनय भूमिका ढूंढना चाहती थी, तो उसने सुना कि गू मानक्सी के पास एक छोटी लड़की ऑडिशन के लिए आ रही थी। काओ युएझी ने तुरंत अपनी छोटी भतीजी को बुलाया। यदि मैं मुख्य भूमिका के साथ आपके खिलाफ नहीं जीत सकता, तो मुझे आपसे बच्चों की भूमिका लेनी होगी। अगर मिंग मेंग सेट में प्रवेश कर सकती है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास आपसे निपटने का एक तरीका है। काओ युएझी के लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। गू मानक्सी को अंतिम समय में कुछ करना था। चेंग क्यूई ने एक अभिभावक की जिम्मेदारी निभाना जारी रखा और गूचू को ऑडिशन स्टूडियो में लाया। स्टूडियो बड़ा नहीं था और 2 बड़ी फोटोग्राफी लाइटें पूरे कमरे को रोशन कर रही थीं। कुर्सियों की एक पंक्ति पर ऑडिशन में भाग लेने वाली 3 छोटी लड़कियां और उनके साथ आए अभिभावक सभी वहां मौजूद थे। तीनों छोटी लड़कियां 6 या 7 साल की थीं। वे प्यारे लग रहे थे और अपने कपड़ों में अच्छे लग रहे थे। संभवतः यह जानते हुए कि वे बाद में उसी भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, छोटी लड़कियां गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की को नन्नन कहा जाता था। नन्नन ने कहा, मैं तब से अभिनय कर रहा हूं जब मैं 4 साल का था। आपके बारे में क्या? गुलाबी पोशाक वाली लड़की का नाम लिली था। लिली ने खर्राटा लिया, जब आप 4 साल के हों तो अभिनय में इतनी बढ़िया बात क्या है? मैं अपनी किंडरगार्टन कक्षा में एक नाटक की नायिका थी। मेरा एक दृश्य आधे घंटे तक चलता है। पीली पोशाक वाली लड़की का नाम मेंगमेंग था। मेंगमेंग स्पष्ट रूप से अन्य 2 छोटी लड़कियों की तुलना में अधिक गौरवान्वित थी, एक छोटे मोर की तरह जो आकाश में ऊंचा खड़ा था। छोटी लड़की ने गर्व से कहा, मेरी चाची पुरस्कार विजेता अभिनेत्री, प्रसिद्ध काओ युएझी हैं। क्या आप जानते हैं कि मेरी आंटी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से अभिनय कौशल सिखाया? क्या आपके पास इतनी अच्छी आंटी है? चैप्टर 158 गू चू का अभिनय। दो नन्नन और लिली ने एक दूसरे को देखा। लिली ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन नन्नन चिल्लाई, आपकी आंटी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और आप नहीं हैं। इसमें गर्व करने की क्या बात है? मेरी बहन भी लोकप्रिय सुपरस्टार ये कियान कियान है। मैंने उसका जिक्र तक नहीं किया। मेंग मेंग ने मुंह बनाया। वैसे भी, मैं आज निश्चित रूप से जीतूंगी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक कर्कश आवाज बह निकली। गूचू अंदर आए और 3 मासूम छोटी लड़कियों पर नजर डाली। इस बार, भूमिका निश्चित रूप से मेरी होगी। जब गूचू प्रकट हुआ, तो 3 छोटी लड़कियों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके अभिभावकों को तुरंत लगा जैसे वे एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे थे। बच्चे समझदार नहीं थे। जब वे झगड़ते थे, लड़ते थे तो इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके पीछे के बुजुर्गों ने दुनिया देख ली थी। जैसे ही गूचू ने प्रवेश किया, उसका अत्यधिक प्यारा सा चेहरा उसके तीनों साथियों से आगे निकल गया। उसके चारों ओर एक धुंधली आभा भी थी जो उसकी उम्र को पार कर रही थी। कुछ वयस्कों ने बिना कोई निशान छोड़े भौहें सिकोड़ ली। यह छोटी बच्ची साधारण नहीं थी। काओ युएझी का दोपहर में कोई शूटिंग सत्र नहीं था।
ऑडिशन के लिए मेंगमेंग के साथ जाने के लिए वह भी घटनास्थल पर रुकी थीं। काओ युएझी ने गूचू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि वह कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। हालांकि उसे यकीन था कि यह वही छोटी लड़की है जिसकी गु मानक्सी ने सिफारिश की थी। आप कौन हैं? आपको यह कहने का क्या अधिकार है कि भूमिका आपकी है? मेंग ने भौहें चढ़ा दी। उसके बगल की दो छोटी लड़कियों में भी वही नफरत थी। गु चू ने अपनी बाहें उसकी छाती के सामने कर ली। उसमें रानी जैसी आभा थी। ऐसा नहीं है कि मैं अहंकारी हूँ, बात सिर्फ यह है कि यहाँ हर कोई बकवास है। बात सिर्फ यह है कि आप में से कोई भी मेरे जितना अच्छा नहीं है। वह मूल रूप से कहना चाहती थी कि यहाँ हर कोई कचरा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अभी भी 5 साल के बच्चे का है। अच्छे बनो, बच्चों को कसम नहीं खानी चाहिए। उसके सामने की तीन छोटी लड़कियां गूचू की अब तक की सबसे कमजोर प्रतिस्पर्धी थीं और शायद सबसे भाग्यशाली भी थीं। आखिरकार गूचू को अब हिंसा से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गूचू अपनी कुर्सी पर बैठ गई और ऑडिशन का इंतजार करने लगी। चेंग क्यूई ने उसे एक कप गर्म पानी दिया और धीरे से कहा, अपना गला तर करने के लिए थोड़ा पानी पी लो। गूचू की आवाज लंबी थी जब उसने कहा, ठीक है। काओ युएझी, जो पास में ही गूचू को आकार दे रहा था, जल्द ही लंबे युवा से आकर्षित हो गया। काओ युएझी राजधानी के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे और कई प्रभावशाली लोगों को जानते थे। उसने चेंग क्यूई को पहचान लिया। चेंग परिवार के युवा स्वामी। चेंग परिवार का युवा मालिक 5 साल के बच्चे के साथ क्यू था। काओ युएझी चेंग क्विंगयुन का सबसे अच्छा दोस्त था। वह स्वाभाविक रूप से चेंग क्विंगयुन की पृष्ठभूमि को जानती थी। चेंग क्विंगयुन राजधानी के प्रसिद्ध चेंग परिवार की नाजायज बेटी थी, और उसके सामने 15 वर्षीय युवा चेंग क्यूई को एक तरह से चेंग क्विंगयुन का छोटा भाई माना जा सकता था। यह गु मानक्सी वास्तव में सक्षम है। उसके आसपास ऐसे पुरुषों का एक समूह है जो या तो अमीर हैं या महान हैं, और वह 15 साल के युवा को भी नहीं बख्शेगी। काओ युझी ने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ सोच में डूबकर बुदबुदाया। चारों बच्चे एक पल इंतजार करते रहे। लू शानहे, जियांग चेंग और वांग फुगुई ने कमरे में प्रवेश किया। वांग फुगुई ने चार प्यारी छोटी लड़कियों को देखा। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, लगता है कि हर कोई यहाँ है। आओ, हम तुरंत ऑडिशन शुरू करेंगे। जज मेरे गुरु श्री जियांग चेंग और मिस काओ युझी हैं। हाहा, सब लोग, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चे के साथ उचित व्यवहार करूंगा। काओ युएझी धीरे से खड़ी हुई और जजों की बगल वाली सीट पर बैठ गई। प्रसिद्ध निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की शानदार लाइनअप वास्तव में एक छोटी भूमिका के चयन के लिए थी, जिसमें उनका चेहरा 10 सेकंड से अधिक नहीं दिखाया जाएगा। यह तो कहा ही जा सकता है कि यह बहुत ही इत्तेफाक भरी बात थी। हुआ यूं कि तीनों जज स्वतंत्र थे। हमारा परिदृश्य एक युद्ध क्षेत्र है। छोटी लड़की के माता पिता और परिवार सभी जापानी आक्रमणकारियों के हाथों मारे गए। छोटी लड़की को उसके माता पिता युद्ध के मैदान में मिले। वांग फुगुई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इसकी किसी भी तरह से व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप में से कौन इसे पहले आजमाना चाहता है? चैप्टर 159, गूचू का अभिनय 3। इस प्रसंग पर अमल करना काफी कठिन हो सकता है। यह एक युद्ध की पृष्ठभूमि थी, जिसमें किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। केवल छोटी लड़की अकेली रह गई थी। छोटी बच्ची के हाव भाव में धीरे धीरे बदलाव दिखाना बहुत मुश्किल था। छोटी लड़कियों का समूह जो इस भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहा था, इसे आजमाने के लिए बेहद उत्सुक थे। उन्होंने एक के बाद एक हाथ उठाए। मैं इसे करूंगी। मैं पहले जोगी। मैं पहले जोंगी। गूचू ने उन्हें देखा और सोचा कि वो किंडरगार्टन में लौट आई है। बच्चों का समूह बिना रुके बातें कर रहा था। गूचू ने अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर रख दी। कितना बचकाना है। हरे रंग की पोशाक में छोटी लड़की नन्नन मंच पर जाने का पहला मौका पाने में कामयाब रही। उसने अपनी पोशाक का किनारा उठाया और सुर्खियों में आ गई। उसने आज्ञाकारी ढंग से तीनों वयस्कों को प्रणाम किया।
हेलो अंकल और आंटी, मेरा नाम ये नन्नन है। मैं इस साल 7 साल का हूँ। लू शाने ने अपनी चाय पी और कुछ नहीं कहा। ऑडिशन चरण की सेटिंग बहुत सरल थी। अंतिम समय में लाई गई कुछ गुड़ियों को लाशों के रूप में इस्तेमाल किया गया। रोशनी कम कर दी गई और पृष्ठभूमि को युद्ध की स्थिति जैसा बना दिया गया। ये नन्नन मंच के केंद्र में चले गए और कैमरे की ओर देखा। फिर वह रो पड़ी। गुच्चू एक्सप्रेशनलेस ओपन माउथ फेस काओ यूएजी हंसने और अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये कियान की बहन, ये नन्नन, अपनी बहन की तरह ही बुद्धिहीन थी। क्या उसने गंभीरता से सोचा था कि रोने का मतलब यह है कि उसका अभिनय कौशल अच्छा है? ये नन्नन 10 सेकंड से अधिक समय तक रोते रहे। उसकी छोटी नाक लाल थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों पर आंसू नहीं थे। उसने सिसकते हुए कहा, मेरा प्रदर्शन खत्म हो गया है। लू शाने ने शांति से अपनी चाय पी। वांग फुगुई ने अजीब तरीके से अपनी नाक के पुल को छुआ और तेजी से आगे बढ़ गए। यह काफी है, यह काफी है। नन्नन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नीचे आओ और थोड़ी देर आराम करो। अब प्रदर्शन करने की बारी अगले व्यक्ति की है। ठीक है। ये नन्नन नाचती हरी तितली की तरह हल्के से मंच से नीचे भागा। मंच पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति लिली था, जिसने गुलाबी शर्ट पहनी हुई थी। वह इस साल 6 साल की थी और बेहद बड़ा चढ़ाकर मानक मंदारिन बोलती थी। वह सबसे पहले लाश के पास खड़ी हुई और माँ चिल्लाई। फिर उसने डैडी कहा और रोने लगी। लू शाने ने शांति से अपनी चाय पीना जारी रखा। इसके बाद मंच पर जाने वाली तीसरी व्यक्ति मेंग मेंग, काओ युझी की जैविक भतीजी थी। काओ युझी ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक लू, यह मेरी भतीजी है। उसे बचपन से ही अभिनय पसंद है और वह अभिनय में बहुत प्रतिभाशाली है। आने से पहले काओ युझी ने बच्चे को यह सिखाने के लिए समय निकाला कि इस भाग को पहले से कैसे किया जाए। प्रत्येक क्रिया, टकटकी और रेखा को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। उन्होंने बच्चे से दर्जनों बार इसका अभ्यास करने को भी कहा। काओ युएझी को विश्वास था कि मेंग मेंग निश्चित रूप से निर्देशक लू का दिल जीतने में सक्षम होगी। लू शाने ने सिर हिलाया और आलस्य से जम्हाई ली। मेंग मेंग तैयार होकर आए और आत्मविश्वास के साथ मंच पर चली गई। मंच के केंद्र की ओर मुड़ने और चलने से पहले उन्होंने सबसे पहले तीनों जजों का अभिवादन किया। मंच के मध्य में एक फटी हुई गुड़िया थी। मेंग मेंग ने बेहद भयभीत भाव दिखाया और तेजी से डैडी और मम्मी की ओर भागी। पापा, माँ, उठो, जागो, बूहू, मेंग मेंग को पीछे मत छोड़ो। छोटी लड़की लड़खड़ाते हुए अपने माता पिता के पास पहुंची और अपने परिवार के सदस्यों की ओर देखा जिनके चेहरे खून से लथपथ थे। उसकी आंसू भरी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों की भयावह अभिव्यक्ति भय और बेबसी में बदल गई। जब वह जोर जोर से विलाप करने लगी तो उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। लू शान्हे ने इस बार अपनी चाय नहीं पी और हल्का सा सिर हिलाया। वांग फुगुई ने मेंग मेंग को विदा किया और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। यह बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था। वो यह भी जानती थी कि कदम दर कदम कैसे चलना है। जब दुख प्रकट करने की बात आई तो प्रगति दिखाना महत्वपूर्ण था। एक 7 साल की लड़की का इस स्तर तक पहुंचना काफी उल्लेखनीय था। कम से कम लू शान्हे की राय में इस बच्चे का अभिनय कौशल संतोषजनक था। चैप्टर 160। एक सच्ची अभिनेत्री काओ युएझी गुप्त रूप से लू शान्हे के चेहरे को देख रही थी। जब उसने लू शाने को अपना सिर हिलाते देखा तो काओ युएझी को आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यह लगभग तय था कि उनकी भतीजी को यह भूमिका मिलने वाली है। अभी भी चुचू है जिसने अभी तक ऑडिशन नहीं दी है। वांग फुगुई ने गुचू की ओर हाथ हिलाया। क्या चुचू तैयार है? जब आप तैयार हों तो अंकल के पास आएं। गुचू बेंच से कूद गई। जब वह मेंग मेंग से मिली जो अभी अभी लौटी थी, तो मेंग मेंग ने गर्व से अपनी चिकनी ठुड्डी ऊपर उठाई। जब वो गुचू को गर्व से देख रही थी तो उसका शिशु चेहरा अभी भी आंसुओं से सना हुआ था। गुचू ने छोटी लड़की के उकसावे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया।
अपने पिछले जीवन और इस जीवन में गू चू ने अपना अधिकांश समय अभिनय में बिताया था। वो किसी से भी झूठ बोल सकती थी और जैसा चाहती थी वैसा होने का दिखावा कर सकती थी। उसके पिछले जीवन में उस छोटे अभियोजक ने कई वर्षों तक उसका पीछा किया था। कितनी बार वह उसके अभिनय कौशल से मूर्ख बना था, वह गिनती भी नहीं कर सकती थी। गू चू ने मंच पर जाकर सबसे पहले जजों का विनम्रता से स्वागत किया। फिर गू चू के छोटे से चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने खुद को युद्ध के युग में रखा था। अत्याचारी जापानी आक्रमणकारियों ने इस प्राचीन देश पर उन्मादी ढंग से आक्रमण किया था। वे जहां भी गए, हर जगह खून और लाशें थीं। 5 साल की छोटी लड़की अभी भी उस उम्र में थी जहां उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि युद्ध क्या होता है या दुश्मन क्या होता है। वह अपने माता पिता द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थी। उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। हालांकि जब तोप का गोला गिरा तो उसकी दुनिया ढह गई। उसने देखा कि उसकी माँ, जो आमतौर पर गर्म और दयालु थी, और उसके पिता, जो गंभीर और सौम्य थे, दोनों लाल रंग की जमीन पर सो रहे थे, जो सामान्य लोगों से घिरे हुए थे जो दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। छोटी लड़की ने भौहें सिकोड़ ली और लड़खड़ाते हुए अपनी माँ और पिता की ओर बढ़ी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भाग रहे लोगों ने गलती से उसे टक्कर मार दी थी। वह भीड़ के खिलाफ गई और अपने माता पिता के पास चली गई। वह जमीन पर बैठ गई और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे भूख लगी है। पिताजी। लेकिन उसके माता पिता अब अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। वे खून से लथपथ पड़े रहे और हमेशा के लिए सो गए। छोटी लड़की असमंजस में अपने माता पिता के शव के पास बैठी रही। उसने हमेशा की तरह अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और भागती हुई भीड़ को भ्रम और बेचैनी से देखा। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगे, लेकिन गिरे नहीं। उनके आंसू इस दुखद और असहाय युग को दर्शाते हैं। बू हु लाउडली क्राइंग, वो बहुत दयनीय है। लिली ने चुपके से अपने आंसू पोंछे। नन्नन ने सूंघा। बू हु लाउडली क्राइंग, मैं वास्तव में उसे सभी स्नैक्स देना चाहता हूँ। उसके माता पिता नहीं हैं। वह बहुत भूखी होगी। केवल मेंग मेंग चिल्लाई और एक शब्द भी नहीं कहा। लू शान्हे ने शांति से चाय का एक घूंट लिया और खड़ा हो गया। उन्होंने शांति से कहा, चलो चुचू के साथ चलते हैं। इतना कहने के बाद लू शाने शांति से कमरे से बाहर चला गया। वांग फुगुई बहुत हैरान थे। उसका स्वामी इतना शांत क्यों था? चुचू के स्वाभाविक अभिनय कौशल ने वांग फुगुई को मौके पर ही रोने पर मजबूर कर दिया। वह बस एक जनजात अभिनेता थी, प्रतिभाओं के बीच प्रतिभाशाली। मास्टर के पास हमेशा एक जोड़ी समझदार आंखें थीं। आज वह इतना शांत क्यों था? वांग फुगुई अपने स्वामी के विचारों को समझ नहीं सके। वह केवल पलटकर भीड़ से कह सका, सभी ने अभी अभी चुचू के अभिनय कौशल को देखा है। हमने चुचू पर फैसला कर लिया है। क्या आपको कोई आपत्ति है? लिली और नन्नन के माता पिता ने सिर हिलाया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। काओ युएझी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके हाथ जो उसकी आस्तीनों में छिपे थे, चुपके से कसकर भींच लिए गए थे। वह एक अभिनेत्री थी। बेशक वह जानती थी कि गू चू का अभिनय कौशल कितना डरावना था। यह कोई ऐसी साजिश नहीं थी जिसे कोई 5 साल की लड़की अंजाम दे सके। अभी अभी प्रदर्शन देखने की प्रक्रिया के दौरान एक पल के लिए काओ युएझी को रोने की भी इच्छा हुई। अभिनय कौशल का उच्चतम स्तर सहानुभूति पैदा करेगा। यह 5 साल की बच्ची वास्तव में इतने सरल माहौल में दर्शकों को सहानुभूति दे सकती है। क्या वह वास्तव में केवल 5 साल की है?